दोस्तों आज की इस क्लास में जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट रहेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस की या फिर एनवीएस की या फिर अपकमिंग एग्जाम है आपका एलटी ग्रेड, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। और यहाँ पर हम आज की इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हमने आपसे वादा किया है कि टोटल 100 प्रैक्टिस सेट इसी तरीके से कराए जाएंगे। यानी अगर प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं और 100, तो आपके पास 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा जो आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे और लगभग इसी में से आपके सारे क्वेश्चंस पेपर में फंस जाएंगे। तो इस सीरीज को रेगुलर फॉलो करिएगा। रोज रात 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है, चाहे वो रिकॉर्डेड मिले या लाइव। जो भी लोग इस क्लास को प्रीमियर लाइव देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्ते। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप सभी क्लासेस के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला किसने कहा? लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, सूरसेन या फिर बाल गंगाधर तिलक? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय ने जो कांग्रेस के सम्मेलन थे उनको क्या कहा कि ये शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है ना। अब बात आती है कांग्रेस की, तो आप जानते हैं 1885 में स्थापना होती है कांग्रेस की ए.ओ. ह्यूम के द्वारा और यहाँ पर काफी सारी कह सकते हैं अधिवेशन होते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला बनी। भारत कोकिला के नाम से भी इनको जानते हैं आप। 1925 में इन्होंने कानपुर में एक राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी की थी। लाला लाजपत राय की अगर हम बात करें तो इनके बारे में कुछ और जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए। जैसे पंजाब केसरी, शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, वंदे मातरम जो कि उर्दू भाषा से प्रकाशित, द पीपुल जो है ये अंग्रेजी भाषा से प्रकाशित। पंजाब नेशनल बैंक का नाम आपने सुना होगा जो आपके आसपास कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, पीएनबी जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं, उसके संस्थापकों में से एक थे। प्रश्न डायरेक्ट बनता है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की और कब हुई स्थापना? तो ध्यान रखिएगा 1894-95 में, 95 आप याद रखिएगा। ठीक है, यहां से शुरुआत होती है। लाला लाजपत राय, इसके अलावा अन्य इनके सहयोगी थे लाला हरिकिशन लाल, सरदयाल सिंह मजीठिया, ये लोग शामिल थे इसमें। और 12 अप्रैल 1895 लाहौर में इसकी शुरुआत होती है। भारत के पहले स्वदेशी बैंकों में से एक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, वर्तमान में अगर हम बात करें, आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की? प्रश्न संख्या 2। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर साबरमती आश्रम से शुरू होती है यात्रा। नमक पे जो टैक्स लगाया गया था उसके विरोध में 12 मार्च 1930। ठीक है, साबरमती आश्रम से कितने लोग? तो 79 अनुयायी थे इनके साथ में। 79 अनुयायियों के साथ इन्होंने नमक सत्याग्रह कहें या दांडी यात्रा कहें, ठीक है, ये यात्रा ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के खिलाफ में विरोध में शुरू की गई थी। 385 किलोमीटर गांधी जी पैदल चले थे, लगभग 24 दिन की ये यात्रा चली थी। 241 मील या 385 किलोमीटर। व्यक्तिगत सिद्धांत जो है ये किसने दिया? तो डलहौजी ने दिया। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि डलहौजी का जो व्यक्तिगत सिद्धांत था उसके अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद, संबलपुर, जैतपुर, सतारा। डलहौजी सिद्धांत के अंतर्गत पूछा गया है, व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत, तो सतारा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सतारा के राजा थे अप्पा साहब। उनकी मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी की हुई और लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दिया। ठीक है, और ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था सतारा को। किस आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन या सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन या असहयोग आंदोलन? प्रश्न संख्या 4। वंदे मातरम का जो पहली बार प्रयोग किया गया 1896 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता। अधिवेशन पूछ ले तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था।
ठीक है, और ये लोकप्रिय कब हुआ? तो 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तब ये ज़्यादा लोकप्रिय होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? लॉयल आयोग, स्ट्रेची आयोग, कैंपेबल आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 5 आंसर हो जाएगा स्ट्रेची आयोग। नाम पूरा आपने सुना होगा, रिचर्ड रिचर्ड स्ट्रेची नाम था इनका। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में पहले अकाल आयोग की कह सकते हैं बात आती है यहाँ पर, और इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही 1883 में अकाल संहिता अस्तित्व में आई। ठीक है, प्रश्न बना कि किस आयोग ने सर्वप्रथम ये सिफारिश किया कि अकाल के दौरान सहायता दी जाए। जैसे कोई राष्ट्रीय अकाल की स्थिति बन जाती है तो सरकार का दायित्व है कि वो कुछ ना कुछ अपने स्तर से सहायता करे लोगों की। तो ये शुरुआत होती है स्ट्रेची आयोग के द्वारा। सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, अकाल आयोग। यहाँ पर घटनाओं का सही क्रम आपसे पूछा गया है। क्रिप्स मिशन है, नेहरू रिपोर्ट है, अगस्त प्रस्ताव है और वेवेल योजना है। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करें तो सही जवाब आपका क्या होगा? यहाँ पर क्रम से अगर आप मिलाएंगे तो नेहरू रिपोर्ट जो है सबसे पहले 1928 में आई। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। अगस्त प्रस्ताव जो है ये 1940 में आया और वेवेल योजना जो है ये 1945 से संबंधित है। तो क्रम सही से मिला लीजिए, आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 के लिए 3, 2, 1, 4। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है पंप, पोन्न, रत्न, कंबन। प्रश्न संख्या 7 में आपका सही जवाब हो जाएगा कंबन जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, त्रिरत्न की बात करें तो इसमें पंप, ठीक है, पंपा भी इसको कहते हैं, पोन्न यानी पोन्ना भी इसको कह सकते हैं, और रन्ना, रत्ना, रन्ना ही है। ठीक है, ये त्रिरत्न माने जाते हैं कन्नड़ साहित्य के अंतर्गत। कंबन जो है ये एक कवि थे, तमिल कवि थे जो तमिल में अपनी साहित्यिक रचना करते थे। कंब रामायण के लिए जाने जाते हैं। ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? राज, जजिया, जाकात। राज भी एक प्रकार का भू राजस्व कर था जो गैर मुस्लिम किसानों से लिया जाता था। जजिया भी इसी प्रकार का था। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जाकात जो है ये किसानों से संबंधित नहीं था, ये संपत्ति से संबंधित कर था जो कि मुसलमानों से ही लिया जाता था। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया है? सरस्वती, गंगा, सिंधु, रावी। सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, नदियों में सबसे श्रेष्ठ भी इसी को कहा गया है। हालांकि अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है, दो प्रश्न हैं, सबसे अधिक बार प्रयोग और सर्वाधिक पवित्र नदी, दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये अगर आपसे पूछ ले कि अधिक बार प्रयोग तो आप क्या लगाएंगे? सिंधु नदी। लेकिन पवित्र नदी अगर आपसे पूछ ले, सरस्वती। धार्मिक महत्व के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वेदों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित कह सकते हैं प्रकरण लिखा गया है कि किसमें किसका ज्ञान है। ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान, सामवेद विज्ञान का ज्ञान। ठीक है, सामवेद की अगर हम बात करें तो इसमें संगीत का ज्ञान होता है ना, सामवेद में संगीत का ज्ञान। बाकी अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, जादू टोना से संबंधित। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान। ये कूट बना करके पूछ लिया गया, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है या कूट बना करके ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या सही नहीं है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 11वां प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। सामवेद में धुनों और मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में 1875 छंद हैं।
मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? मजहरनामा की घोषणा जो है ये कब की गई? तो 1579 में। अब ये मजहरनामा क्या है? कुछ थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। सम्राट अकबर ने इसकी घोषणा की और कब की? तो 1579 में। इसमें इन्होंने धार्मिक मामलों में सर्वोच्च अधिकार दिया। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वे अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हास ए सिराज, अमीर खुसरो या फिर इब्न बतूता? प्रश्न संख्या 12। एक इतिहासकार थे मिन्हास ए सिराज, 13वीं शताब्दी के। ये एक फारसी इतिहासकार थे। इनकी एक पुस्तक थी तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी एक इनकी पुस्तक थी। इसी पुस्तक में इन्होंने रजिया सुल्तान की प्रशंसा की और लिखा कि सभी भाइयों में से अधिक सक्षम और योग्य थी। उन्होंने ये भी माना है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के लिए सबसे उपयुक्त शासक में से, शासिका में से कह सकते हैं, उन्होंने रजिया की जो है व्याख्या की है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर हो जाएगा संथानम समिति। सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, स्थापना 1964 में होती है संथानम समिति की सिफारिश पर। उद्देश्य क्या था? सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह देना और मार्गदर्शन देना। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? एक टाइम होता था कि केंद्र का बजट और राज्य का बजट एक साथ पेश किया जाता था, लेकिन भारत शासन का अधिनियम जो है उसके तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। आंसर हो जाएगा, उसका नाम है 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम ने प्रांतीय विधानमंडल को अपना बजट अलग अधिनियमित करने के लिए अधिकृत कर दिया। कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। देखिए इसका वर्णन है संविधान में, इसका भी है और इसका भी है, तो अलग कौन सा यहाँ पर है? केंद्रीय सूचना आयोग। अब केंद्रीय सूचना आयोग क्या है बताइए? केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया, न कि कोई संविधान में मॉडिफिकेशन करके। निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? प्राक्कलन समिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग या फिर वित्त मंत्रालय? प्रश्न संख्या 16। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है मार्गदर्शक और दार्शनिक, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि कैग वर्तमान में कौन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और कैग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई, आर्टिकल 148 के तहत। आर्टिकल 148 के तहत। मुख्यालय कहाँ है कैग का? कैग का मुख्यालय कहाँ है आप लोग बताइएगा। नहीं, 1858 में इसको स्थापित किया गया था सबसे पहली बार, लेकिन उस समय महालेखागार कहा जाता था। एडवर्ड ड्रमंड को पहला महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। 1884 में इसका नाम अपडेट हुआ, कहा गया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ध्यान रखिएगा, शुरुआत होती है 1858 से। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, एकल संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन। एकल संविधान जो है विशेषता नहीं, लिखित तो है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, शक्तियों का विभाजन, बाकी यहाँ पर बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विवाह तलाक न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है?
प्रश्न संख्या 18। सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? उन्नीसवां प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा 1/6 सदस्यों का जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 331, 338, 333, 340। पहला और दूसरा, 331 और 333। 126वां संविधान संशोधन जो है, इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, तभी तो आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, 126वां संविधान संशोधन जब हुआ तो ये जो लोकसभा है और विधानसभाएं हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जिसके तहत आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया, जिसके तहत आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया। इसके अलावा 331 में एंग्लो इंडियन के जो पद रहते थे उनको खत्म कर दिया गया, इस प्रावधान को हटा दिया गया। और आर्टिकल 333 में भी एंग्लो इंडियन समुदाय ये हटा दिया गया। और 338 जो है यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 340 जो है पिछड़े वर्गों की स्थिति के जांच के लिए आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई? क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 15, भाग 17, भाग 18, भाग 20। क्वेश्चन नंबर 22, तो भाग 18 जो है आपात उपबंध से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता? रेशम, शहद, लाख, मोती। प्रश्न संख्या 23 में आंसर हो जाएगा मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है। पुरस्कार दिए गए हैं और इनकी शुरुआत से संबंधित ईयर दिया गया है, आपको मैच करना है कि कौन सा गलत दिया गया है। देख लेते हैं, कूट तो नहीं दिया गया है, अब तो आप आंसर भी देख लिए होंगे। ऑस्कर पुरस्कार की जब बात आती है, शुरुआत इसकी कब हुई? अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार 1929 में, ये सही है। बुकर पुरस्कार 1969, ये भी सही है, ये भी सही है। कलिंग पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1951, लेट मी चेक। कलिंग पुरस्कार यहाँ पर 1951 दिया गया है, यही आंसर होना चाहिए। कलिंग पुरस्कार जो है ये गलत दिया गया है, बाकी सही है। उन्नीस सौ 51 ये भी सही है, फिर मैटर कहाँ फंस रहा है? मान बुकर पुरस्कार कब दिया जा कब से शुरू हुआ? मान बुकर भी सही है 1969, ऑस्कर भी सही है, तो फिर गड़बड़ क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई है ना, लेकिन प्रदान करना 1965 से, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। यहाँ तो सारे सही लग रहे हैं, आप लोग बताइएगा इसमें क्या गलत है। मेरे हिसाब से तो सभी सही लग रहे हैं।
कलिंग पुरस्कार, अच्छा कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1951 में हुई थी और इसकी शुरुआत 1952 हुई थी, उस हिसाब से ये डी सही हो जाएगा। गलत पूछ रहा है ना, स्थापना 1951 में, ये 1952 होगा यहाँ पर, ठीक है, यही सही है। यूनेस्को के द्वारा 1952 में, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए 1 साल का अंतर है, लेकिन प्रश्न फंस जाएगा। उड़ीसा सरकार के द्वारा यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, हर 2 साल में दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? उपन्यास, नाटक, कविता, छोटी कहानियां। प्रश्न संख्या 25। कविताओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? भोपाल, जयपुर, नासिक, नागपुर। जीरो क्या कहते हैं, 0 माइल है ना, 0 माइल जो है ये नागपुर को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 15 जून 2005, 15 अगस्त 2005, 15 फरवरी 2005 या फिर 27 सितंबर 2006? 15 जून 2005 को ये अधिनियमित किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28। 2 वर्ष होती है, 2 वर्ष। बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी या फिर बैडमिंटन? प्रश्न संख्या 29 में आंसर हो जाएगा हॉकी। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? औद्योगिक उपयोग, भोजन, औषधि या फिर पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन? प्रश्न संख्या 30, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका आंसर हो जाएगा सागरीय जल के तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 32 में आंसर हो जाएगा, देखिए नंदा झील है, चिल्का झील है, पिचवरम मैंग्रोव है, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर हो जाएगा सभी हैं यहाँ पर जिनको रामसर का दर्जा प्राप्त है। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम क्या है? भारत सेवा, गौरव सेवा, भारत गौरव, अटल सेवा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत गौरव नाम है पहली निजी ट्रेन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
प्रश्न संख्या 34 आंसर हो जाएगा यहाँ पर NH53। NH53 एक ही लेन में 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न देखिए, 34वां प्रश्न हो चुका है। नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्य से है? नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्य से है? मेघालय, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर असम, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, असम और अरुणाचल प्रदेश। किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? मिशन शक्ति की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 36 के लिए यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? प्रश्न संख्या 37 उत्तर होगा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए 21 वर्ष। ठीक है, हालांकि 30 वर्ष, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, को बढ़ा दिया गया है, जहां तक हमें याद है वही इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, इसकी सीमा जो है 23 वर्ष कर दी गई है, 23 वर्ष तक हाँ बढ़ा दिया गया था, पहले 21 था। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बन करके तैयार हुआ? प्रश्न संख्या 38 सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। पहला अमृत सरोवर जो है यहीं पर बन के तैयार हुआ। और उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो आप बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। रामपुर में। ठीक है, 2022 में उद्घाटन हुआ था। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? फ्रांस, स्वीडन, हंगरी या फिर कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 39 फ्रांस के हैं ये। क्वेश्चन नंबर 40 भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 आंसर हो जाएगा यहाँ पर सबसे लंबा NW1। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक लगभग 1620 किलोमीटर की दूरी तय करता है ये। भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई? प्रश्न संख्या 41। 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2016, 4 मार्च 2016, 25 अक्टूबर 2017। 41वां प्रश्न है, आंसर हो जाएगा 25 अक्टूबर 2017। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? बॉल्सन झील, चोलामू झील, सांबर झील, वुलर झील। प्रश्न संख्या 42 चोलामू झील जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज्यादा लंबी लगी है? क्वेश्चन नंबर 43। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है आपको। पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 43 के लिए राजस्थान के साथ, है ना। 1179 किलोमीटर लगभग। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ है? पश्चिमी चिली, उत्तरी चिली, दक्षिण पश्चिमी चिली या फिर कोई नहीं। प्रश्न संख्या 44 में आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी चिली में स्थित है ये। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, हुगली। तुंगभद्रा की सहायक नदी है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, माउंट थुलियट, माउंट कोयोबो, माउंट हैरिएट। सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, 732 मीटर लगभग। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है पहले स्थान पर है। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? ये लेखक थी, अभिनेत्री थी, गायिका थी, खिलाड़ी थी? प्रसिद्ध भारतीय लेखिका थी, मलयालम से संबंधित। 31 मार्च 2023 को इनका निधन हुआ। वॉर एंड वोमेन पुस्तक के लेखक। अब इस प्रश्न का आंसर आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कैसे भी आप खोजिए, सर्च करिए। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इसका आंसर जरूर लिखिएगा और इन 50 क्वेश्चंस में आपका क्या स्कोर रहा वो भी बताइएगा। 30 मिनट की क्लास में 50 क्वेश्चन आपने सुपर फास्ट तरीके से पढ़ लिए हैं। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। रोज रात 8 बजे आप जुड़े, ऐसे ही कम समय में अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस
और यकीनन बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहीं से फंसेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।